आज हम लोग सिविक्स राजनीति शास्त्र के बारे में जो कुछ ऐसे भी न्यू स्टूडेंट हैं जिनका पहला चैप्टर छूट चुका है, लेकिन यह सभी बातें जानना आपको ज़रूरी है कि प्रत्यक्ष क्या है, अप्रत्यक्ष क्या है। यह छोटा सा बस मान के चलिए यह इंट्रोडक्शन वीडियो है जो आप लोगों के लिए बनाया गया है। सबसे पहले समझते हैं लोकतंत्र क्या होता है। कहता है लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ है लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए एवं जनता द्वारा शासित शासन को क्या कहते हैं, लोकतंत्र कहते हैं। लोकतंत्र की सर्वोत्तम परिभाषा किन्होंने दी थी? तो अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने दी है। किन्होंने दी है जी? तो अब्राहम लिंकन ने दी है। अब एक और बात है, कहता है लोकतंत्र कितने प्रकार के हो सकते हैं? तो लोकतंत्र दो प्रकार के होते हैं। ऐसे शासन का क्या है, शासन का मुख्यतः राजनीतिक है, तानाशाही है और क्या है, लोकतांत्रिक है। लेकिन लोकतंत्र कहता है कि लोकतांत्रिक रूप से शासन करने का मुख्यतः दो तरीका है, पहला प्रत्यक्ष और दूसरा अप्रत्यक्ष। पहला सवाल पूछता है कि भारत में, आप क्या ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछता है कि भारत में शासन की कैसी प्रणाली है? तो भारत में शासन की कैसी प्रणाली? तो भारत में शासन की अप्रत्यक्ष प्रणाली। भारत में शासन की कैसी प्रणाली है? तो भारत में शासन की अप्रत्यक्ष प्रणाली है। क्योंकि अब देखते हैं प्रत्यक्ष मतलब क्या होता है। कहता है सीधे तौर पर, कहता है साधारण तौर पर एक जगह पर इकट्ठा होकर शासन में लोग हिस्सेदार बनते हैं। यह वही संभव है जहाँ जनसंख्या कम होती है, जैसे स्विट्जरलैंड। मतलब मान के चलिए कि आपके गांव में क्या है कि 10 लोग मिलकर किसी बात पे, फैसला पे सहमत होते हैं, नहीं तो ऐसा शासन क्या कहलाता है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहलाता है। तो क्या कहलाता है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहलाता है। मतलब साधारण, कहता है सामान्य लोग जब क्या है, जब सामान्य लोग जब राजनीति में क्या है, सामान्य लोग जब राजनीति में खुद से फैसला लेते हैं, मतलब क्या है कि एक समूह जब किसी बात का फैसला लेता है तो वह क्या कहलाता है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहलाता है। क्या कहलाता है जी? तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहलाता है। और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है? तो कहता है लोग अपने प्रतिनिधि को चुनकर शासन व्यवस्था में हिस्सेदार बनाते हैं। मतलब जैसे हमारे यहाँ क्या होता है कि हम लोग जब भी चुनाव करते हैं तो अपने प्रतिनिधि को क्या करते हैं? वोट देते हैं। क्या करते हैं? अपने प्रतिनिधि को वोट देते हैं और वोट के माध्यम से क्या करते हैं? चुनते हैं। ऐसे क्या कहलाता है? यह कहलाता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। जैसे हम लोग मुखिया का चुनाव करते हैं तो क्या करते हैं? हम अपने में से किसी एक लोग को वोट के माध्यम से उन्हें चुनते हैं, चाहे सांसद हो, विधायक हो, इन सभी को क्या करते हैं? हम अपने माध्यम से चुनते हैं। यह सभी क्या है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है। अब दूसरा कहता है लोकतंत्र अपने स्वरूप में कैसा हो सकता है। कहता है लोकतंत्र अपने स्वरूप में कैसा, मतलब लोकतंत्र के कितने प्रकार, मतलब लोकतंत्र का शासन करने का कैसा स्वरूप है। तो कहता है संघीय शासन व्यवस्था। पहला क्या है? भारत क्या है? संघीय शासन व्यवस्था वाला देश है। और एकात्मक शासन व्यवस्था। संघीय शासन व्यवस्था मतलब क्या है? जहाँ पे सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है। क्या है? सत्ता का विकेंद्रीकरण मतलब शक्तियों का बंटवारा हुआ होता है। और भारत में क्या है कि यहाँ पर क्या है, एक केंद्र सरकार है तो दूसरा क्या है, राज्य सरकार है। क्या होता है? मतलब जिस देश में केंद्र सरकार और राज्य सरकार का गठन होता है वो क्या कहलाता है? संघीय शासन व्यवस्था कहलाता है। इसमें मुख्य रूप से क्या कौन आता है? तो भारत है, अमेरिका है, स्पेन है, बेल्जियम है, ये सब क्या है? संघीय शासन व्यवस्था का स्वरूप है। दूसरा कहता है जहाँ देश के लिए सिर्फ एक ही सरकार होती है। कहता है जिस देश में सिर्फ एक ही सरकार, या मतलब क्या है, पूरे देश के लिए एक ही सरकार होती है, वो क्या कहती है? एकात्मक शासन व्यवस्था कहलाती है। जैसे ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, श्रीलंका। क्या है? ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, श्रीलंका क्या है? एकात्मक शासन व्यवस्था है। क्या है? एकात्मक शासन व्यवस्था है। तो दोनों का अंतर समझ गया। संघीय शासन व्यवस्था में क्या होता है कि यहाँ पर ही सरकार दो भागों में बटी हुई होती है, एक केंद्र सरकार के अंतर्गत और दूसरा राज्य सरकार के अंतर्गत। जैसे भारत में जैसे कैसे केंद्र सरकार है, जैसे आप लोग का बीजेपी की सरकार क्या है? केंद्र सरकार के है, और आरजेडी सब क्या है? ये सब राज्य सरकार के अंतर्गत है। तो इससे मतलब ये भी, मतलब ये पार्टी के नाम बता दी, लेकिन इसमें केंद्र और राज्य होता है। विधानसभा और आप लोग पढ़ रहे होंगे ये सब चीज। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कहता है भारत के संघात्मक शासन व्यवस्था में कौन कौन सी सरकारें होती है। तो भारत कहता है, देखिए भारत के केंद्र सरकार, देश के सभी राज्यों के लिए सरकार क्या है कि केंद्र सरकार किसे कहते हैं? कि कहते हैं देश एवं राज्यों के लिए एक सरकार होती है, वो क्या कहलाती है? केंद्र सरकार कहलाती है। क्या कहलाती है? जब देश और राज्यों के लिए जो सरकार होती है उसे क्या कहते हैं? केंद्र सरकार कहते हैं, राज्य सरकार। वैसी सरकार जो सिर्फ और सिर्फ क्या हो, किसी एक राज्य के लिए होती है, वो क्या कहलाती है? राज्य सरकार
कहलाती है। एक और बात देखिए, सत्ता का विकेंद्रीकरण से क्या समझते हैं। देखिए, सत्ता के विकेंद्रीकरण के तहत स्थानीय स्वशासन स्थानीय स्तर पर स्थानीय लोग, खासकर क्या है, नगर गांव में रहने वाले द्वारा चलाई जाने वाली सरकार होती है। इसका अर्थ समझिएगा, सत्ता के विकेंद्रीकरण के तहत क्या किया जाता है कि जो स्थानीय लोग होते हैं, क्या होते हैं, जो स्थानीय लोग होते हैं उन्हीं के द्वारा क्या किया चला जाती है, सरकार चलाई जाती है। मतलब आपके गांव का जो मुखिया होता है वो आपके आसपास का ही मुखिया होता है। ऐसा थोड़ी है कि आपके गांव का मुखिया है, अगर मतलब हम लोग अगर जैसे मजलिसपुर पंचायत है, चाहे आपका पानापुर पंचायत है, चाहे कोई चेचर पंचायत है, तो ऐसा नहीं है कि चेचर के पंचायत के जो मुखिया होंगे वह कहीं दियर के होंगे या कोई पटना के होंगे। यह क्या है कि वहीं के स्थानीय लोग ही क्या कहते हैं, सत्ता में भाग लेते। तो इसे भाग लेना क्या कहता है, सत्ता का विकेंद्रीकरण कहलाता है। मतलब इसका समझ गए अर्थ कि स्थानीय, देखिए इस बात को ध्यान रखिएगा, विकेंद्रीकरण के तहत स्थानीय स्वशासन स्थानीय स्वशासन स्थानीय स्तर पर अस्थायी लोग, क्या है, अस्थायी स्थानीय मतलब क्या, वहाँ के रहने वाले लोग क्या करते हैं, नगर या गांव में रहने वालों द्वारा चलाई जाने वाली सरकार क्या कहलाती है। मतलब यह सत्ता का विकेंद्रीकरण के तहत आता है, जो खासकर क्या है, लोकतंत्र में ही संभव है। अब यह बात सबसे महत्वपूर्ण है, जो आपकी इस पूरा चैप्टर में आपको से कुछ न कुछ को रिलेटेड रहेगा, कहीं ना कहीं आपको यह हमेशा मिलेगा ही मिलेगा। केंद्र और राज्य सरकार के अंग, केंद्र और राज्य सरकार के अंग बताए हैं कि सरकार को हम लोग 3 स्तरों पे बांटते हैं। सत्ता का विकेंद्रीकरण कितना है, 3 स्तरों पे कहता है। पहला है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। क्या चीज है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। सरकार के क्या है, विभिन्न अंग है। तो कौन कौन है, विधायिका है, कार्यपालिका है और न्यायपालिका है। विधायिका का कार्य क्या है, सबसे पहला विधायिका का कार्य क्या है, कहता है देश या राज्य के लिए कानून बनाने वाली क्या है, यह संस्था। मतलब विधायिका का कार्य क्या है, देश और राज्य के लिए कानून बनाना है। इसके केंद्र में कौन होता है, तो लोकसभा एवं राज्यसभा। मतलब लोकसभा और राज्यसभा, मतलब केंद्र भी होता है और राज्य भी होते हैं। और राज्यों में इसके कौन सदस्य होते हैं, तो विधानमंडल, क्या है, विधानमंडल, जिसको विधानसभा एवं विधान परिषद भी होते हैं। हम लोग ऑलरेडी 9th में पढ़े हैं इसके बारे में कि हर देश में विधानसभा भी होते हैं, विधानमंडल भी होते हैं, जो क्या करते हैं, राज्य के अधीन कानून बनाते हैं। अब आते हैं कार्यपालिका पे, कहता है देश एवं राज्य में कानून को लागू कराने वाली संस्था है। मतलब एक का कार्य क्या है, कानून बनाना है, तो कार्यपालिका का काम क्या है कि कार्य करना है, कि कानून को कैसे लागू करना है। तो केंद्र में कौन होते हैं, राष्ट्रपति होंगे। आपको फिर याद होना चाहिए कि कानून कब बनता है, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही क्या बनता है, कानून बनता है। और उसमें कहता है प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद होते हैं। राज्य में कौन होते हैं, तो राज्यपाल के द्वारा ही क्या बनता है, कानून बनता है। उसमें मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद होते हैं। न्यायपालिका कहता है देश या राज्य में संविधान एवं कानून के अनुसार सरकार चलाने के लिए न्याय करना। मतलब क्या है कि कानून व्यवस्था को लागू करना या लागू करना, उसकी देखभाल करना किसका काम है, न्यायपालिका का काम है। कि देश में जो कानून बना है वो कैसा है, अच्छा है, खराब है, उसका मतलब उसके बारे में निर्णय लेना किसका है, न्यायपालिका का काम है। कहता उच्चतम न्यायालय दिल्ली, मतलब उच्चतम न्यायालय मतलब क्या है कि सभी न्यायालयों का न्यायालय किसे कहा जाता है, तो उच्चतम न्यायालय कहा जाता है, जो कहाँ स्थित है, दिल्ली में, पटना में। और हर राज्य में क्या है, हर राज्य में एक उच्च न्यायालय होता है। क्या होता है, उच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय क्या होता है, सभी देश में होते हैं, सभी राज्य में होता है। और सर्वोच्च न्यायालय कहाँ होता है, तो देश की राजधानी कहाँ है, दिल्ली में है। एक और बात है, कहता है देखिए सरकार के यह अंग एक ही स्तर पर रहकर अपने अपने अधिकारों का उपयोग करते, इसे नियंत्रण और संतुलन बना रहता है। मतलब सरकार के विभिन्न स्तरों पर बटी होने के कारण क्या होता है कि सभी जगह संतुलन और नियंत्रण बना रहता है, कि उसमें आपसी विवाद नहीं होता है। यह इंट्रोडक्शन है। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी आदमी इतना बात को समझ गए होंगे। इसके बाद हम अगले वीडियो में बात करेंगे आपसे।